हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो हम देख रहे थे सीआरपीसी, जिसका हम जो पृष्ठभूमि थी, जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, वो हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे सेक्शन 2, जो कि डेफिनेशन खंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली डेफिनेशन है 2A में बेलेबल ऑफेंस, यानी कि जमानती अपराध की। तो कौन से होते हैं जमानती अपराध? तो इसके धारा 2A के अनुसार संहिता की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित जमानती अपराध, ठीक है, अथवा अन्य विधियों के विरुद्ध किए गए ऐसे अपराध जिनके लिए 3 वर्ष से कम के कारावास का दंड था, मात्र जुर्माने की दंड का प्रावधान था। तो पहली बात कि सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में जो अपराध उल्लिखित हैं वो जमानती अपराध माने जाएंगे, या फिर उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उन्हें अपराध बनाया गया है जमानती है, तो वो होंगे। और तीसरे होंगे 3 वर्ष से कम के कारावास से दंड नहीं है और जो सिर्फ जुर्माने से दंड का प्रावधान है, वही जमानती अपराध कहलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस में अजमानती अपराध। तो अजमानती अपराध की डेफिनेशन भी इसी में दी गई है, तो इसमें सिंपल है, उसी का अपोजिट है। 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध नॉन बेलेबल यानी अजमानती अपराध होते हैं, मतलब जिनमें जमानत अधिकार स्वरूप नहीं मिल सकती। तो बिना वारंट के गिरफ्तार अथवा बंदी बनाए गए जमानती अपराध के अभियुक्त का यह अधिकार है कि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। अजमानती अपराध के अभियुक्त द्वारा जमानत की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। उसे जमानत पर छोड़ना ना छोड़ना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। केस है इसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। तो इसमें जस्टिस कृष्ण ने संप्रेषित किया है कि जमानत एक नियम है तथा कारावास एक अपवाद है, मतलब जेल इज द रूल एंड बेल इज ए एक्सेप्शन। बहुत पूछा जाता है, ये कोटेशन कभी कभी दे दी जाती है कि किसके द्वारा दी गई है, किस केस में दी गई थी। आरोप 2B में परिभाषित है। इसके अनुसार आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो आरोप का कोई भी शीर्ष है। यह परिभाषा स्वयं में आरोप को परिभाषित नहीं किया गया ठीक से, और मतलब पूर्णतः नहीं किया गया है, मतलब आरोप की सही डेफिनेशन नहीं दी गई है। सामान्यतः आरोप किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए विशिष्ट दोषारोपण का प्रतिपादन होता है, जिसे कारित अपराध करने के बाद उसकी जांच के पश्चात सूत्रबद्ध किया जाता है। इस पे 2 केस हैं वो इम्पोर्टेंट, जिनमें अच्छे से डेफिनेशन दी गई है, समझने में भी मतलब अच्छी है। जैसे कि एक BC शुक्ला का है, BC शुक्ला वर्सेस CBI, और एक ब्रिगवियन का केस है। उसमें कहा गया था कि जो आरोप होता है एक सूचना होती है जो अभियुक्त को दी जाती है उसके ऊपर लगाए गए दोषारोपण के बारे में, कि आपको किस अपराध के लिए आप दोषी से किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं संज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंस 2C में है, तो 2C पर संज्ञेय अपराध इस तरह से याद कर सकते हैं। तो इसके अनुसार संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के अथवा तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। और संज्ञेय मामला ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, सामान्यतः किसी भी विधि के तहत 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आते हैं। पुलिस अधिकारी विधिक कर्तव्य के रूप में संज्ञेय अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट के किसी आदेश या निर्देश के बिना मामले का अन्वेषण कर सकता है, ठीक है। और संज्ञेय अपराध के मामलों को न्यायालय के समक्ष लाना राज्य एवं पुलिस अधिकारी का दायित्व, मतलब अन्वेषण और तो कर सकता है, गिरफ्तार भी कर सकता है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, लेकिन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना इनका दायित्व है पुलिस अधिकारियों और राज्य का, ठीक है। असंज्ञेय अपराध जो कि 2L में परिभाषित किए गए हैं, इसके अनुसार ऐसे अपराध जिनसे पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी का प्राधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो ये उसके अपोजिट हो गई, ठीक है। तो C की संज्ञेय 2C में संज्ञेय और 2L में असंज्ञेय अपराध। और असंज्ञेय अपराध के मामले 3 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय होते हैं, और पुलिस अधिकारी किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना अन्वेषण भी नहीं कर सकता, गिरफ्तार भी नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे तो असंज्ञेय मामले का अन्वेषण पुलिस द्वारा कराए जाने वांछनीय समझे तो ऐसा करने का आदेश दे सकता है। ऐसी परिस्थिति में अन्वेषण के संदर्भ में पुलिस अधिकारी को वह प्रत्येक शक्ति प्राप्त होती है जो कि एक संज्ञेय अपराध में स्थिति में प्रयोग में लाया जाता है। तो कंप्लेंट क्या है? 2D में कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है, और कंप्लेंट से संबंधित जो प्रोविज़न है, इसका प्रोसीजर वो 200 से 203 में दिया गया है, ठीक है। तो कंप्लेंट क्या होती है? तो ये मतलब मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से, कि मजिस्ट्रेट किसी मामले में कार्रवाई करे, उससे की गई मौखिक या लिखित रूप से किया गया विकथन होता है किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपराध किया है, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात हो, मतलब जरूरी नहीं है कि नोन या अननोन हो, ठीक है। किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है, ठीक है, परिवाद के अंतर्गत। लेकिन किन मामलों में पुलिस रिपोर्ट
परिवाद समझी जाएगी। ऐसे भी कुछ मामले हैं जिसमें यदि मामले में अन्वेषण के पश्चात पुलिस अधिकारी को पता चलता है कि मामला असंज्ञेय है, तो वह क्या होगा, तो वह पुलिस रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और पुलिस अधिकारी परिवादी समझा जाएगा। ये कहता है 2D का एक्सप्लेनेशन। फिर आता है संयुक्त परिवाद यानी जॉइंट कंप्लेंट। एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया परिवाद संयुक्त परिवाद कहलाता है। और कंप्लेनेंट कौन होता है, मजिस्ट्रेट से कार्रवाई का जो निवेदन करने वाला व्यक्ति होता है वही कंप्लेनेंट होता है। केस है नगर पालिका जयपुर बनाम प्रभु नारायण। इसमें कहा था कि विभागीय कार्रवाई के लिए की गई प्रार्थना परिवाद नहीं होती है। ठीक है, तो यूपी पुलिस एक्ट की सेक्शन 7 के अंतर्गत हम देखते हैं विभागीय कार्रवाई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। उसके लिए यदि कोई पुलिस अधिकारी प्रार्थना करता है तो वह कंप्लेंट नहीं मानी जाती है। परिवाद और प्रथम सूचना रिपोर्ट मंत्र देखते हैं तो परिवाद के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से कार्रवाई का निवेदन किया जाता है, किंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट को मात्र अपराध घटित होने की सूचना ही दी जाती है। कोई निवेदन नहीं किया जाता है, मतलब सूचना दी जाती है मजिस्ट्रेट को, इसमें कोई निवेदन नहीं किया जाता है। और परिवाद किए जाने पर मजिस्ट्रेट को CRPC के बंदों के अनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक हो जाता है, किंतु सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट अपने विवेक के अनुसार कार्रवाई कर सकता है, नहीं भी कर सकता। और सूचना के आधार पर कार्रवाई करने का अधिकार प्रथम एवं विशेष रूप से सशक्त किए गए द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को है। सूचना के आधार पर कार्रवाई किए जाने पर अभियुक्त को मामले को अन्य मजिस्ट्रेट के हस्तांतरित करवाने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पुलिस रिपोर्ट पर, जो 2R में है, R4 रिपोर्ट। इस तरह से आप याद कर सकते हो पुलिस रिपोर्ट। तो 173 सब क्लॉज 2 के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को प्रेषित की गई रिपोर्ट। ठीक है, ये पूछा था कौन सी रिपोर्ट मानी जाती है, जो 173 सब क्लॉज 2 के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाती है और पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। अन्वेषण कार्य पूर्ण होने के पश्चात पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट प्रेषित करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जांच पर। तो इंक्वायरी तो 2G में है जांच, G फॉर जांच, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। तो इसके अनुसार 2G के अनुसार विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय द्वारा की जाती है जांच कहलाती है। और संहिता में ट्रायल शब्द को विचारों को परिभाषित नहीं किया गया है। जब कोई मजिस्ट्रेट या न्यायालय किसी अपराध के अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने के निश्चय के लिए जांच कार्य करता है तो यह जांच 2G के अंतर्गत जांच नियमों का विचारण मानी जाएगी। ठीक है, और फिर आते हैं इन्वेस्टिगेशन पर। 2H में डिफाइन किया गया तो पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई अन्वेषण कहलाती है। ठीक है, किस लिए, फॉर द कलेक्ट ऑफ एविडेंस। ठीक है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए जो पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाती है वो अन्वेषण होती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स 2J में। तो 2J फॉर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऐसे याद रख सकते हैं। तो संहिता की धारा 2J के अनुसार न्यायिक कार्रवाई ऐसी कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है अथवा लिया जा सकता है। ठीक है, अपराध 2N में डिफाइन किया गया है कोई ऐसा कार्य या लोप जो किसी विधि द्वारा दंडनीय हो। पशुत्वचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकने वाला कार्य भी अपराध होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है समन मामला। ऐसा मामला जो किसी अपराध से संबंधित है जो वारंट मामला नहीं है। ठीक है, वो समन मामला होगा। 2W में से डिफाइन किया गया है। तो समन मामला परिवाद से शुरू होता है। समन मामले के तहत 2 वर्ष तक के कारावास अथवा दंड या दोनों का दंडादेश दिया जा सकता है यदि मामला न्यायालय समन मामले के अभियुक्त की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित करने के लिए उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करना आवश्यक समझता है तो कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात न्यायालय अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है, किंतु मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी किए जाने मात्र से समन मामले की प्रकृति में परिवर्तन नहीं हो जाता। एक आता पदनाथ बनाम अहमदेन। और किसी समन मामले को वारंट मामले में कब संप्रवर्तन होगा, तो यदि 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी मामले में विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि न्यायहित में इस मामले का विचारण वारंट मामले के विचारण की तरह किया जाना चाहिए तो मजिस्ट्रेट वारंट मामले के विचारण के लिए CRPC में बंधित रीति से ऐसे मामले की पुनः सुनवाई कर सकता है तथा परीक्षा किए जाने चूँकि साक्ष्यों को पुनः बुला सकता है। ये बताया 259 में। एक से अधिक अपराध के लिए आरोपित अभियुक्त का यदि प्रत्येक अपराध के लिए निर्धारित दंड पृथक पृथक 2 वर्ष से अधिक नहीं है तो ऐसे सभी अपराधी मामले में समन मामले होंगे। सभी अपराधों के लिए निर्धारित दंड का योग मामले की प्रकृति को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब कि जहाँ मामला समन और वारंट दोनों
हैं तो पूरा मामला पृथक वो न माना जाएगा, वारंट मामला माना जाएगा। यदि अभियुक्त के ऊपर वारंट तथा समन अपराध सम्मिलित रूप से दर्ज है तो ऐसी स्थिति में समस्त मामला वारंट मामला समझा जाएगा। ठीक है, वारंट मामला यानी वारंट केस को क्यों कहते हैं? ऐसा मामला जो मृत्यु या जीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित वारंट मामला होता है। ठीक है, ये 2x में डिफाइन है। प्लीडर 2Q में है तो विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति तथा अन्य कोई व्यक्ति जो न्यायालय की कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है, प्लीडर के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्लीडर के अंतर्गत वकील, मुख्तार, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता एवं किसी न्यायालय की कार्रवाई में कार्य करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त व्यक्ति आते हैं। लोक अभियोजक 2U में CRPC की धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति एवं लोक अभियोजक के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति आता है। लोक अभियोजक का पद लोक पद है। अध्यक्ष के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जा सकता है। ये कहा शंकर त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। फिर 2AA पीड़ित यानी विक्टिम को परिभाषित करती है। ठीक है, तो ये जोड़ी गई थी 2008 के अमेंडमेंट द्वारा CRPC के। तो पीड़ित शब्द के में परिभाषित किया गया। इसके अनुसार शब्द पीड़ित करता है ऐसे व्यक्तियों से है जो ऐसे कृत्य ये लोभ के कारण कारित हानि या क्षति से हुई पीड़ित है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका या उसके संरक्षक अथवा विधिक उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं अन्य शब्दों की परिभाषा 2M में दी गई है। उन शब्दों और पदों के जो इस संहिता में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु IPC में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उनकी उस संहिता में हैं। अतः वे शब्द जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त तो है किंतु परिभाषित नहीं है। यदि ये शब्द भारतीय दंड संहिता में परिभाषित हैं तो उनका अर्थान्वयन उसी रूप में किया जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है 2 में कि यदि कोई शब्द CRPC में उनका प्रयोग तो किया गया है लेकिन डिफाइन नहीं किया गया तो उनका अर्थ कहाँ से लिया जाएगा? यदि उन शब्दों को IPC में डिफाइन किया गया तो वहीं से उनका अर्थ लिया जाएगा। तो ये था आज का डेफिनेशन खंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।